रत्नाकरधूतपादां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मर्षिराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। आज हम माँ भगवती गंगा जी के तट पर समुपस्थित होकर भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ और संविधान की उपयोगिता क्या है और संविधान की आवश्यकता क्या है, इस विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। और आज हम संविधान किन किन महापुरुषों के नेतृत्व में, किन किन नेताओं के पावन नेतृत्व में भारत का संविधान का निर्माण हुआ था, उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू होता है, लेकिन लागू होने के पहले सर्वप्रथम किन कारणों से देश में संविधान की आवश्यकता होती है और किन कारणों से और कहां-कहां से संविधान का संकलन किया गया, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख भारतीय संविधान नामक पुस्तक में किया गया है। लोग अभी तक यही समझते हैं कि अकेले भीमराव अंबेडकर जी ने, B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की रचना कर दी है। संविधान का रचयिता कौन है, संविधान का लिखने वाला कौन है, तो सहज भाव में ही लोगों के मुख से निसृत हो पड़ता है कि संविधान के रचने वाले भीमराव अंबेडकर साहब हैं। और बात भी सही लगती है, लेकिन जिस भाव से श्री अंबेडकर जी ने संविधान सभा में प्रथम बार वक्तव्य देते हुए कहा कि जिन लोगों को यह भ्रम हो रहा है कि संविधान का निर्माण करता, संविधान का प्रणयन करता, संविधान का निर्माण करने वाला, कानून बनाने वाला मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैंने संविधान की रचना नहीं की। मेरे सलाहकार के रूप में कई लोगों ने, ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध लोग थे, उन्होंने सहायता की। इसमें एक B.N. राव का नाम लिया और संविधान सभा के परामर्श सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उनका नाम प्रमुखता के रूप में लिया जाता है। B.N. राव बहुत बड़े मेधावी, B.N. राव उच्च शिक्षित सिविल सेवक थे। उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और बहुत उच्च कोटि की उनकी पढ़ाई लिखाई थी। और जयपुर स्टेट में सिविल सेवक की भूमिका में, दीवान की भूमिका में उन्होंने बहुत समय अपना सेवा में व्यतीत किया। पर 1951-52 में उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का अध्यक्ष बना दिया जाता है और बाद में उनके लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त होता है। B.R. अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर जी ने यदि किसी का नाम बड़े गौरव के साथ लिया है कि इसमें मेरा योगदान नहीं है, यदि श्रेय जाता है तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी के लिए, जो कि अस्थाई समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और बहुत बड़े कानूनविद थे, संविधानकार थे, न्याय कानून की प्रक्रिया के बहुत बड़े जानकार थे। उनका 1871 आरा जिले में एक संपन्न कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके लिए अस्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और सबकी सलाह से
और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने विराट व्यक्तित्व था उनका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के सारे यहाँ तक कि महात्मा गांधी तक उनके लिए नमन करते थे। वो जानते थे कि यह दृढ़ निश्चयी मनस्वी व्यक्ति हैं और पुरुषार्थी व्यक्ति है। और संविधान के लिए लिखने वाला कौन था? संविधान की पुस्तक किसने लिखी? या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाकर के यह प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रेम बिहारी रायजादा के समक्ष रखते हैं, जिनके लिए हम वो नींव के पत्थर के रूप में ले सकते हैं। प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 23 दिसंबर 1901 में। इनकी राइटिंग, इनका सुलेखन इतना सुंदर था कि पूरे विश्व भर में इनकी मांग होती थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी लिखने में इतने उच्च कोटि की विद्या उन्होंने हासिल की थी कि प्रिंटिंग मशीन भी उनके सामने फेल थी, जिसको कहते हैं कैलीग्राफी, सुंदर सुरचना प्रणयन करना, प्रिंटिंग मशीन भी फेल हो जाए इनके समक्ष। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे प्रस्ताव रखा कि यदि आप संविधान को लिखेंगे, तक कॉपी तैयार करेंगे तो कितना पैसा लेंगे आप? तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ में कहा कि मेरे पास पैसा का अभाव नहीं, परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया है। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। यदि आप मुझे दक्षिणा के रूप में, इस काम के रूप में यदि कुछ देना ही चाहते हो लिखने के उपरांत में, तो मैं चाहता हूँ कि आई विल राइट अलॉन्ग विद माई फादर्स नेम एवरी पेज। हर पुस्तक के, संविधान की हर पुस्तक के नीचे हमारा और मेरे दादाजी का नाम लिखा जाना चाहिए, यही मेरी मांग है। मैं उस पर जो साइन करूँगा मेरे दादाजी का और मेरा संयुक्त नाम रहेगा, मेरे दादाजी का और मेरा नाम हर पेज पर होना चाहिए। इसी शर्त के साथ में जिन महानुभाव ने, जिन महाशय ने, जिन श्रीमान ने और संविधान की पुस्तक लिखी, कानून की पुस्तक लिखी और लॉ की पुस्तक लिखी, भारत का संविधान लिखा, उनका नाम था श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने दादाजी का नाम लिखने की मांग क्यों की? पितामह का नाम लिखने की बात क्यों की? वो इसलिए की थी क्योंकि उनके माता और पिता का देहांत बहुत बचपन में ही हो गया था, बाल्यावस्था में ही हो गया था। उन्होंने माता पिता की सेवा का लाभ तो उनको मिल नहीं पाया था, प्रेम से वंचित रह गए थे। जो माता पिता से प्यार मिलना चाहिए था, वह अपने पूज्य पितामह से उन्होंने प्यार वह प्राप्त किया था। इसलिए जब श्री नेहरू जी उनके पास पहुंचते हैं और मांग करते हैं कि आपके लिए ही इसकी रचना करना है, लेखन कार्य करना है, समय लगेगा, ध्यान लगेगा, बल लगेगा, बुद्धि लगेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा और ये कार्य आपके द्वारा ही संपन्न होगा। मैं वह तुलना तो नहीं कर सकता हूँ कि जैसे महाभारत के रचनाकार के रूप में श्री वेदव्यास जी महाराज का तो नाम लिया जाता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि श्री गणेश जी के अतिरिक्त कोई लिख ही नहीं सकता है। तो गणेश जी इतनी स्पीड में लिख रहे थे, इतनी तेज़ी से लिख रहे थे, तो गणेश जी की स्पीड बहुत तेज़ थी, यहाँ तक कि अपने वैशंपायन शिष्य या शौनक जी को या सूत जी के लिए इनकार कर देते हैं कि आप लोग लेखन कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार भारत के संविधान का प्रणयन, भारत के संविधान का लेखन का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के कर कमलों से संपन्न होता है। जो उसकी आर्टिंग है, जो कला है, जो भारत देश के महापुरुषों या इतिहास महाभारत के ग्रंथों के वीर पुरुषों के आर्ट कला के द्वारा चित्रित किया गया है, वह कार्य श्री नंद लाल बोस के द्वारा संपन्न होता है। सुसज्जित किया जाता है, कवर पृष्ठ से अंकित किया जाता है। सारे चित्र कौन बनाता है? चित्र बनाने का कार्य, प्रिंटिंग करने का कार्य और बिल्कुल हूबहू
एक एक चित्र को, एक एक महापुरुषों के चित्रों को संविधान की पुस्तक पर अंकित किया जाता है, ऐसे विश्वविख्यात चित्रकार श्री अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य श्री नंदलाल बोस के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है, जो कि उस समय शांति निकेतन में वो प्रिंसिपल, चित्रकला के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। नंदलाल बोस इतने बड़े चित्रकार थे कि देखते देखते ही सारे मनुष्यों के ही सारे लोगों के चित्र बना देते थे हूबहू। ऐसा लगता था कि जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया हो। सारा कार्य नंदलाल बोस के द्वारा संपन्न होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो नींव के पत्थर हैं हम उनको क्यों भूल जाते हैं। संविधान में की सभा में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया वह थे बेनेगल नरसिंह राव, जो मैंगलोर में उनका जन्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके लिए राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया जाता है। भारत के मुझे लगता है इकलौते राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में उनका नाम लिया जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश पद भी उनको प्राप्त होता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो मुझे तो आप देख सकते हैं, मेरा तो आप नाम सुन सकते हैं, क्योंकि यह नाम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में लोगों के मुख पर बार बार उच्चारण किया जा रहा है, निसृत हो रहा है। परंतु जिसने काम किया है वो थे BN राव साहब, जो मसौदा सलाहकार संविधान मसौदा सलाहकार समिति के प्रमुख सदस्य के रूप में उनका नाम लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश से एक महानुभाव का नाम छूट जाता है जिन्होंने कई सुझाव दिए। उसमें डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी का नाम है, जो 3 देशों में उनकी वकालत चलती थी। एक उनका कार्यालय, एक दफ्तर, एक पेरिस में हुआ करता था, एक लंदन में हुआ करता था, एक दिल्ली में हुआ करता था। ना जाने उन्होंने कितने देशों की विद्या को प्राप्त किया था। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जिन्होंने सन 1946 में सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से सागर विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया और बाद में उसका नाम सर हरि सिंह गौर के नाम से ही हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया। एक थे बरकतुल्ला खां, वो भी काफ़ी संविधान कानूनी जानकारों के विधा के अच्छे जानकार थे। दूसरा नाम है HB कामत साहब, वो होशंगाबाद से सांसद हुआ करते थे और लगता है 3 बार सांसद रहे। बहुत ही नैतिक निष्ठिक ईमानदार व्यक्ति थे। बिहार से जिनका नाम लिया जाता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, कृष्ण नारायण सिंह जी आदि महापुरुषों का नाम लिया जाता है। मध्य प्रदेश से सेठ गोविंद दास जी, बरकतुल्ला खां जी और श्री डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी। उत्तर प्रदेश से भी कमलापति त्रिपाठी जी, अलगूराय शास्त्री जी, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी आदि महापुरुषों का उसमें योगदान है। लेकिन आज के समय में ऐसा एक माहौल तैयार किया गया है कि हम जातिगत आधार के तौर पर हम महापुरुषों को बांटने में लगे हुए हैं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए सो कम है। हम एक व्यक्ति के लिए उसका सारा श्रेय देना चाहते कि उन्होंने ही किया है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का SC वर्ग का एक बालक मेरे पास में आता है और पूछता है कि भीमराव अंबेडकर बड़े थे कि महात्मा गांधी बड़े थे। मैंने पूछा, उस बालक से पूछा कि तुम्हारे लिए किसने सिखाया कि तुम महात्मा गांधी जी और श्री अंबेडकर साहब की दोनों की तुलना कर रहे हो? दोनों ही महापुरुष एक हैं, दोनों को ही सम्मान मिलना चाहिए। उन दोनों ने देश की आज़ादी में
भूमिका का निर्वाह किया, दायित्व का निर्वाह किया। तो हम कैसे एक दूसरे के लिए कि महात्मा गांधी बड़े हैं कि अम्बेडकर साहब बड़े हैं। अब उसके दिमाग में एक कचड़ा भर दिया गया कि महात्मा गांधी आपके दुश्मन थे, महात्मा गांधी आपके दुश्मन थे और अम्बेडकर साहब आपके हितैषी हैं। वास्तव में बात यह है कि जो महात्मा गांधी ने उपकार किया, यदि महात्मा गांधी ने नींव नहीं जमाई होती, गौतम बुद्ध ने नींव नहीं जमाई होती, उद्घाटन ही नहीं किया होता, मार्ग रास्ता ही नहीं खोला होता, तो अम्बेडकर साहब को ज्ञान हो पाता कि मेरा अपमान किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मेरे को ज्ञान नहीं हो पाता। तो महापुरुषों के साथ कभी तुलना नहीं करना चाहिए। और महात्मा गांधी ही जी थे जिन्होंने अम्बेडकर साहब के लिए संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया था। ऐसा नहीं था कि उस जमाने में बुद्धिमान नहीं थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, अम्बेडकर साहब ने 50 बार स्वीकार किया इस चीज़ के लिए। अब कोई खोल करके इंटरनेट पर भी देख सकता है, विकिपीडिया में भी देख सकता है कि श्री अम्बेडकर साहब ने महानता दिखाते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये उन्होंने स्वीकार किया था कि कैसे सारे लोगों के सहयोग से, BN राव के सहयोग से, डॉक्टर अच्युतानंद सिन्हा जी के सहयोग से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से या अन्य लोगों के सहयोग से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। सभी देशों से कुछ न कुछ हिस्सा लिया गया। जैसे कि अमेरिका से कुछ अमेरिका की बातों के लिए भी लिखा गया, संविधान का हिस्सा को लिया गया कि जैसे 50 स्टेट हैं अमेरिका के और सही उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। संघीय प्रदेश हैं, 50 राज्य हैं। उसी प्रकार भारत देश के इतने राज्य रहेंगे, उन सब लोगों के लिए स्वतंत्रता रहेगी। 6 मौलिक अधिकारों को दिया गया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो व्यापार करने का अधिकार और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने का अधिकार और निजता का अधिकार। इस प्रकार से 6 मौलिक स्वतंत्रता अधिकार दिए जाते हैं। ये रूस से लिए गए हैं, क्योंकि रूसी परिसंघ में जब जार के लिए उखाड़ करके फेंक दिया क्रांतिकारियों ने 1917 में, तो उस जमाने में जब नया नियम बना, नया संविधान बना रूस का, तो उसमें मजदूर लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई थी। किसी के साथ में ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी के साथ में बलात् प्रसवात हठात शोषण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूर बना करके रखता है तो उसके ऊपर में शोषण के विरुद्ध अधिकार नामक अधिनियम लागू करके जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो मजदूरों के लिए ही कानून उस देश ने निर्मित किए थे कि हम मानवता का शोषण नहीं होने देंगे, हम मजदूरों का शोषण नहीं होने देंगे, हम मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम उनकी मेहनताना अवश्य देंगे। ये सारे के सारे नियम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का हनन का अधिकार, ये सारे के सारे जो चीज़ें ली गई हैं, ये रूस के संविधान से ली गई नियम थे। उनका संविधान हम लोगों ने उसका अनुसरण किया, उसके लिए हूबहू भारत के संविधान में मिक्स किया गया, खिचड़ी बनाई गई ताकि किसी का शोषण ना हो सके। नहीं तो आपने देखा होगा विदेशी आक्रांता लोग, जिनकी संख्या अधिक होती थी, बर्बरता के साथ में निरीह लोगों के लिए गुलाम बना करके धर्मांतरण करा लिया करते थे। पुराने ज़माने में रोटी के ही बल पर केवल रोटी ही देंगे, वो कपड़ा दे देंगे और मूलभूत आवश्यकताओं को नष्ट कर दिया जाता था। शिक्षा दीक्षा से वंचित करके रखा जाता था मजदूरों के लिए। ये संविधान ने अधिकार दिया, संविधान ने मजदूरों का हथियार दिया, उनको जागृत किया, सशक्त बनाया कानून के लिए, ताकि सारे लोग मानवता के अधिकारों के साथ जी सकें और अपना समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के साथ में जब जानकारी रहेगी तो उसका हक मांग सकें, अपना अधिकार मांग सकें। इसलिए रूस से लिया गया था।
और आयरलैंड से कुछ नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कुछ स्विट्जरलैंड से लिया गया और कुछ फ्रांस से लिया गया। और एक नियम बना, क्योंकि बिना संविधान के देश में, किसी भी देश में अराजकता हो सकती थी। बिना कानून के, बिना कजा के और जजा के मानव दानव बन जाएगा। व्यक्ति के अंदर में कर्तव्यपरायणता समाप्त हो जाएगी। एक स्वतंत्र राष्ट्र में एक निजी संविधान होना नितांत आवश्यक है। जैसा कि अल्ताफ हुसैन हाली ने मुशद्दस नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, वो कत्ल गारत में रहते थे कैसे, दरिंदे हों जंगल में बेबाक जैसे, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा, कहीं लबेजू आने जाने पर झगड़ा, कहीं मवेशी चराने पर झगड़ा। वो कत्ल गारत में रहते थे कैसे, दरिंदे हों जंगल में बेबाक जैसे। यदि कानून नहीं रहेगा तो अराजकता बढ़ जाएगी। जिस देश में कानून नहीं होता, जिस देश में संविधान नहीं होता, जिसमें कोई विधान नहीं होता, जिसमें कोई नियम नहीं होते, वह देश बर्बाद हो जाता है और देश नहीं रहता है। इसलिए कानून की आवश्यकता, संविधान की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए महापुरुषों ने जाना, नेताओं ने उस तत्कालीन समय के योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरा, जो नीतिवान होता है, जिसके नेत्र खुले होते हैं, वही नेता कहलाने का अधिकारी होता है। ऐसे गणमान्य नागरिकों ने, गणमान्य नेताओं ने हम सब के भविष्य को सुरक्षित रखने के हेतु कि एक आम आदमी भी अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी कर्मठता से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वंश परंपरागत के हिसाब से नहीं, अपने लोकप्रियता के कारण से, अपने समाज सेवा के कारण से एक गरीब आदमी भी यदि लोग उसको चयन करें, लोकतंत्र जब लागू हो जाएगा तभी तो चुनाव हो पाएंगे। फिर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से विषय लाना है, किस सूची में रखना है, 243 लेखों के लिए शामिल किया गया और 13 सूचियों को शामिल किया गया। कहने का तात्पर्य, कहने का अभिप्राय है कि किस सूची के अंतर्गत राज्य आएंगे, किस समवर्ती सूची के अंतर्गत भाषाएं आएंगी, किस समवर्ती सूची के अंतर्गत राष्ट्रपति के कानून संवैधानिक दायित्व अधिकार आएंगे और किस समवर्ती सूची के अंतर्गत, किस सूची के अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री के अधिकार आएंगे। ये सारा का सारा उल्लेख संविधान में किया जाता है। कई किलाजों में, कई उपखंडों में, खंडों में संविधान के माध्यम से नीति बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि सारे देश में एक संप्रभुत्व राज्य हो, लोग सुख शांति पूर्वक रह सकें। 22 जुलाई 1947 को देश का झंडा चयन किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को झंडा का चयन किया गया। तिरंगा हमारा झंडा रहेगा, क्योंकि एक विधान, एक संविधान, दो संविधान नहीं हो सकते, एक विधान, एक संविधान, एक ही प्रधान होगा। एक प्रधान होगा मतलब प्रधानमंत्री चुना जाएगा। 11 दिसंबर 1946 विधानसभा में राजेंद्र प्रसाद जी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और T कृष्णाचार्य जी बाद में उपाध्यक्ष बनते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो 389 सदस्य थे विधानसभा और संविधान सभा में, लेकिन विभाजन होने के बाद में उन सदस्यों की संख्या 290 बची, जो प्रत्येक प्रांतों से लिए गए, जिनका मैं नाम, कुछ लोगों का नाम मैंने पहले गिनाया है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब तक देश में एक विधान, एक संविधान, एक कजा, जजा और सजा नहीं तो मानव तो दानव बन जाएगा। इसके निवारणार्थ देश राष्ट्र महापुरुषों ने जाति हित के लिए, देश हित के लिए, धर्म के हित के लिए, राष्ट्र धर्म के हित के लिए संविधान का प्रणयन किया। जय तु भारत माता।